एक जोड़ा 25 मार्च 2024 को एक प्लान करता है और वो होटल के लिए निकलता है। घूमने के लिए पहले निकल जाता है। कुछ दूरी पे जब घूमने के लिए जाता है, घूमते फिरते हैं, उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि आज वो लोग रात को होटल में ही रुकेंगे। रात में रुकते भी हैं, लेकिन जो पति है उसने अपने 4 दोस्तों को भी बुला रखा था। और जैसे उसके 4 दोस्त आते हैं वाली होली वाले दिन, फिर कमरे के अंदर होते हैं। लेकिन जब जैसे ही 45 मिनट का समय गुजरता है, इतने में उस कमरे से जो चारों व्यक्ति होते हैं वो दौड़ते हुए, भागते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन जो उसका पति है महिला का, वो अपनी पत्नी को लहूलुहान हालत में लेकर के वो बाहर निकल रहा होता है खींचते हुए। इतने में जब वहां का स्टाफ देखता है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। अब जल्दी जल्दी में उस औरत को लेकर के लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद से फिर जो खुलासा होता है, जब पुलिस आती है वहां पर, और उसके बाद से जो एक कहानी निकल करके सामने आती है, तो वाकई वह अपने आप में हैरान कर देने वाली होती है, परेशान कर देने वाली होती है। आखिर उस होटल में उस 45 मिनट के अंदर हुआ क्या था? आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने उस महिला के साथ आखिर क्या कांड कर दिया? तो जानने वाले इस पूरी कहानी को आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक एक नए एपिसोड में आज ये सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, इसी भोपाल में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार का जो लड़का है जिसका नाम महेश होता है। महेश के का एक ही बेटा होता है। महेश बूढ़ा हो चला था और उस बेटे का नाम होता है हेमंत सेंगर। हेमंत सेंगर की जब उम्र 24 साल की होती है, तो इसी फरवरी महीने में उसकी शादी तय हो जाती है। यानी कि 15 फरवरी 2024 को उसकी शादी फिक्स होती है। और जो रीति रिवाज है, बतौर रीति रिवाज के पूरा शादी तय होती है और होती भी है। पहले एंगेजमेंट होती है, फिर तिलक होती है, फिर शादी होती है। यानी कि 15 फरवरी को जब शादी होकर के पत्नी घर में जब आती है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो प्यार होना चाहिए था वो नजर नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों पति पत्नी हैं, ये एक ही कमरे में तो सोते थे, लेकिन उन दोनों के बीच में अलग अलग दूरियां होती थी। इन दोनों के बीच में बनती नहीं थी। लेकिन आखिर वजह क्या थी कि जो पति पत्नी है वो दोनों एक साथ नहीं रहते। या तो पति का कहीं अफेयर था या तो पत्नी का अफेयर था। लेकिन ये मात्र 1 महीने के अंदर ही ऐसा क्या हो जाता है, दोनों पति पत्नी के बीच में आए दिन झगड़े होने लगे थे। 1 महीना भी नहीं बीता था और दोनों के बीच में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। झगड़े इस कदर बढ़ते हैं कि इन दोनों में कभी कभी मारपीट हो जाती है। यानी कि जैसे ही मारपीट होती, फिर कुछ समय बाद यानी कि जब रात होती, तो फिर दोनों एक हो जाते हैं। और उसके बाद ये दोनों एक साथ सोते भी थे। सोने के बाद से जो इनका कांड होता है वो करते भी थे या फिर नहीं करते थे, इसका कोई पता ही नहीं था। लेकिन इन दोनों के बीच में दिन में झगड़े तो रोजाना हो जाया करते थे। किस बात को लेकर के होते थे ये अभी तक पता नहीं चल पाता है। कहानी के अंत में आपको पता शायद चल जाएगा, बीच में मैं आपको बता भी दूंगा कि आखिर वजह क्या थी। दरअसल जैसे ही उन दोनों के बीच में जब झगड़े हुआ करते थे, तो ऐसे ही वक्त गुजरता है और आती है होली का त्यौहार आता है। होली के लगभग 4 दिन पहले से ही इन दोनों पति पत्नी के बीच में इतनी ज्यादा अनबन होती है कि इन दोनों के बीच में बोलचाल बंद हो जाती है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता है, लेकिन इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है। लेकिन 24 मार्च के दिन, यानी कि होली के एक दिन पहले, जिस दिन होलिका दहन होता है, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि हिंदू रीति रिवाज में ये होलिका दहन के दिन पूरे परिवार में ये जो सरसों का होता है, सरसों को पीस करके और उसी का बना करके पैर पे मालिश की जाती है। इसको हमारे यहाँ बुकवा कहते हैं। उसको लगाया जाता है। तो अब इसीलिए सारे परिवार को लगाने के बाद से जो लड़की है जिसका नाम प्रियंका है, प्रियंका सभी परिवार वालों को लगाती है। अब अपने पति के बारे में लगाने की बारी आती है, तो फिर वो अपने पति के पास जाती है। लेकिन जो हेमंत होता है वो पहले तो लगाने से मना करता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये रीति रिवाज है और इसको हमें करना ही पड़ेगा। तो हेमंत जो है वो लगवा लेता है। लगा लेने के बाद से फिर वो लेकर के जो होलिका दहन होती है उसी में जाता है। अब वहां पर ये प्रण करके आता है कि वो अपनी पत्नी से कभी झगड़ा नहीं करेगा। क्योंकि होलिका जब दहन हो जाती है तो फिर वो अपने घर पे आता है और अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करता है, अच्छे तरीके से रहता है।
यानी कि रात के 11:45 का टाइम होता है होलिका दहन का। उसके बाद से उसने अपने अंदर का जो अहंकार था शायद वहीं पर जला देता है, और उसके बाद आता जब है तो वो हेमंत सोरेमन वो नहीं होता है, बल्कि एक नया हेमंत होता है। जब उसकी पत्नी उसको देखती है तो वो सोचती है कि आखिर मेरा पति इतना बदल कैसे गया। जब वो अपनी पत्नी के पास आता है तो उससे बड़ी प्यार से बात करता है, बड़े होती। उसके बाद उस रात उन दोनों के बीच में प्यार भरी बातें होती हैं और जितना हो सकता था प्यार होता है। अगले दिन होली थी। सुबह सुबह जो उसकी पत्नी थी वो अभी सोई होती है, यानी कि लगभग 5 बजे का वक्त था उस टाइम पे। जो हेमंत है अलग अलग कलर के गुलाल लेता है और अपनी पत्नी के गालों पे लगाता है और कहता है कि हैप्पी होली। और इसके बाद से जो पत्नी है वो भी जग जाती है और वो भी उसको गले लगाती है, लगा करके हैप्पी होली बोलती है। अब उसके बाद ये पूरा जो होली का कार्यक्रम है पूरे दिन चलता है। फिर पति पत्नी दोनों बहुत ही अच्छे ढंग से होली मनाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, होली खेलते हैं। उसके बाद से जो हेमंत है वो अपनी पत्नी से कहता है कि हम लोग शाम को आज घूमने चला जाएगा। अब जैसे घूमने की बात आती है तो जो उसकी पत्नी है वो मान जाती है। वो कहती है कि ठीक है। शाम का वक्त था तो सभी लोग नहा धो करके एकदम फ्रेश होते हैं और फिर वो दोनों पति पत्नी अपनी बाइक पे बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जाते हैं तो घर पे कह के जाते हैं कि आज वो लोग वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब बाइक से जाते हैं तो बाइक आगे पंचर हो जाती है। तो फिर वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है, कहता है कि उसको कार चाहिए। अब कार लेता है, फिर कार ले करके अब वो पति और पत्नी दोनों वहाँ से जाते हैं घूमने के लिए। रात हो जाती है, यानी कि एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है भोपाल में ही, वहीं पर जाते हैं लोग और वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी होती है। वापस आने में रात होने वाली होती है, लेकिन पति जो था वो कह रखा था कि हम लोग आज रात को वही होटल में बाहर खाना खाएंगे, फिर हम लोग कल आ जाएगा। इसलिए जो उसकी पत्नी होती है वो ऐतराज़ भी नहीं करती है और दोनों अच्छे से घूमते हैं फिरते हैं। उसके बाद जब रात के लगभग 10 बजते हैं तो दोनों पति पत्नी होटल जाते हैं और वहीं पर वो लोग बैठे होते हैं। उसके बाद अलग अलग जो नाश्ते की वस्तु होती है मंगाई जाती है और वो पति पत्नी वहीं पर बैठे रहते हैं। इतने में जो हेमंत सोरेमन है उसका फ़ोन बजता है और कहता है, कोई व्यक्ति उधर से बात करता है तो वो कहता है कि हाँ हम आ गए हैं। अब जैसे ही ये बात होती है तो बाकी जो उसके दोस्त हैं, शायद उसके दोस्त ही होते हैं, वो लोग होटल पहुंचते हैं और पहुंच करके उस कमरे में पहुंचते हैं। उसके बाद वहीं पर बातचीत होने लगती है और उसके बाद उसकी पत्नी यानी कि जो हेमंत सोरेमन है उसकी पत्नी से वो लोग बदतमीजी करने लगते हैं, बदतमीजी पे उतर जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो लोग दारू के नशे में हैं, लेकिन वो लोग दारू के नशे में होते हैं कि नहीं होते हैं ये तो अभी आपको आगे ही पता चल जाएगा। उसकी पत्नी से बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी करने के बाद से फिर वो लोग उसकी पत्नी को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। जब हेमंत सोरेमन छुड़ाने की कोशिश करता है तो फिर वो उसको भी मारते पीटते हैं और उसकी पत्नी को तो इस कदर मारते हैं पीटते हैं लग रहा था कि उसके जान लेने का ही विचार है। बहुत ही बुरी तरीके से उसकी पत्नी को मारा जाता है, पेट में, मुंह पे, बहुत तमाम अलग अलग जगहों पे मारा जाता है, यहाँ तक कि चाकू से भी वार किया जाता है। उसकी पत्नी जब लहूलुहान हो जाती है वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसके शोर को सुन करके आस पड़ोस के जो लोग हैं जो जो बगल में बैठे हुए थे, सोए हुए थे होटल में, वो सभी लोग जगते हैं और फिर कमरे पे खटखटाने लगते हैं। इतने में जो चारों लड़के हैं वहाँ से चाकू को लहराते हुए वहाँ से फरार हो जाते हैं। जैसे फरार होते हैं तो फिर वो लोग अपनी पत्नी को जो हेमंत है उसको ले करके और सीधा हॉस्पिटल पहुँचता है। और जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचता है तो वहाँ पर जो हालत है उसकी बड़ा ही नाजुक होती है। अब कहीं ना कहीं ये जो मामला है एक तरह सीधा सीधा कह ले कि हत्या का था। डॉक्टर पूछता है कि आखिर ये कैसे हो गया, तो व्यक्ति बताता है कि कुछ लोग आए थे और उस पर चाकू से हमला कर दिया, मारे हैं, पीटे हैं। लेकिन अब जो हॉस्पिटल वाला होता है वो एडमिट लेने से मना करता है, कहता है ये पुलिस केस है, फिलहाल मैं आपको इस औरत को तो एडमिट कर ले रहा हूँ, बचा ले रहा हूँ, लेकिन आप पुलिस में इन्फॉर्म कर दीजिए। वो व्यक्ति कहता है कि पुलिस में बात करने की क्या जरूरत है, फालतू का लफड़ा हो जाएगा। इसलिए जो बात को यहीं पर रफा दफा करते हैं, मुझे केस नहीं करना चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल वाले तो किसी की सुनते नहीं है। अब वो लोग फ़ोन करते हैं थाने में और नज़दीकी जो थाना होता है वहाँ से जो पुलिस की टीम है वो आती है वहाँ पर और फिर उसके बाद पूछताछ होने लगती है। दरअसल जब पूछताछ होती है तो जो हेमंत है वो बताता है कि इसकी पत्नी के साथ ये लोग हैवानियत कर रहे थे, दरिंदगी कर रहे थे। इस पर जब उसने विरोध किया तो फिर उसके साथ वो लोग भी मारपीट किए और उसकी पत्नी को जान से मारना चाहते थे, लेकिन किसी तरह उसका बीच बचाव हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी को जितना मारा गया था, अगर एक पति वहीं पे बैठा हुआ है, उस पति अगर रोक रहा है
तो सबसे ज़्यादा तो हमला पति के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि पति उसको बीच बचाव करेगा तो कम से कम 1-2 चाकू तो उसको भी लगने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हेमंत सोरेन एकदम सेफ था, उसके बस उसका 2-4 घूंसे लगे हुए थे, उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं था। पुलिस को ये बात हजम नहीं होती है। उसके बाद फिर पुलिस जो है वो कहती है कि पति है तो सही ही बोलेगा, झूठ तो बोलेगा नहीं। अब इसीलिए जो पुलिस की टीम है वो जांच पड़ताल में जुट जाती है। उस हॉस्पिटल से सीधा पुलिस उस होटल में जाती है और वहाँ पर स्टाफ से बातचीत करती है और सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। अब जब सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो फिर वो जो चारों व्यक्ति हैं वो आते हुए नजर आ रहे हैं और जाते हुए नजर आ रहे हैं, उनका चेहरा साफ दिख रहा है। जैसे ही होटल में एक रूल होता है कि वो लोग एंट्री करवाते हैं, जैसे ही एंट्री की बात आती है तो पुलिस रजिस्टर चेक करती है, रिकॉर्ड चेक करती है, तो वहाँ पर साइन हुए रहते हैं और सभी जो 4 लोग आए थे उनके नाम पड़े रहते हैं, उनके आधार कार्ड पड़े होते हैं। लेकिन जो पुलिस की टीम है अब उस आधार कार्ड के आधार पर उनका आईडी ट्रेस करती है और उन चारों अपराधियों को पुलिस पकड़ लेती है। दरअसल जैसे ही पुलिस उनको पकड़ती है तो फिर उसमें से 3 तो पकड़े जाते हैं लेकिन एक फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस की टीम उसको भी पकड़ लेती है। फिर उनको थाने में बैठा करके और तबीयत से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या थी। दरअसल जब पुलिस उनसे तबीयत से पूछताछ करती है तो वो लोग एक राज उगल देते हैं और कहते हैं कि साहब हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि जो हेमंत है यानी कि उस औरत का जो पति है उसी ने हमें सुपारी दी थी मारने के लिए और उस बदले में हमें 50,000 रुपये मिलने वाले थे। अब जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है तो वो एकदम सन्न रह जाती है, भौचक्की रह जाती है कि आखिर ये कैसे, एक पति अपनी ही पत्नी को मारने की सुपारी कैसे दे सकता है। दरअसल हेमंत ने बताया भी था कि उसकी शादी 15 फरवरी को हुई है। अब 1 महीने से ज़्यादा ही लगभग यानी कि 1 महीने 10 दिन का वक्त गुजरा था। अब इतने में जो एक पति है अपनी पत्नी को आखिर क्यों मारना चाहेगा। अब इसलिए हेमंत सोरेन को भी पुलिस उठाती है और उससे भी तबीयत से पूछताछ करती है। तो वो बताने लगता है और कहता है कि उसकी जो पत्नी है उसमें ज़्यादा अनबन थी और इसीलिए उन दोनों के बीच में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। अब ये झगड़ा काफ़ी हद तक बढ़ गया था, हाथापाई तक बढ़ जाता था। अब मैं इस औरत के साथ गुजारा नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने एक षड्यंत्र रचा और अपने ही दोस्तों को 50,000 की सुपारी दी और मैंने उन्हें भी बुलाया था। मैंने लोकेशन बता दी थी और होटल का नाम बताया था। उसके बाद जब मैं होटल में पहुंचने वाला होता हूँ तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ। जैसे मैं होटल के अंदर बैठ जाता हूँ, फिर कुछ देर वक्त गुजरता है, उसके बाद में उनको फिर से फ़ोन आता है और वो पूछते हैं कि मैं अंदर आऊँ, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ मैं आ गया हूँ। अब जैसे ही इस बात को पुलिस सुन रही होती है तो उनको बड़ा ही आश्चर्य होता है कि एक पति अपनी ही पत्नी के साथ इतनी घिनौनी साजिश कैसे कोई रच सकता है। हालांकि जो चारों दोस्त हैं उसके, वो चारों दोस्त ही होते हैं और बहुत खास दोस्त होते हैं, लेकिन उन्होंने पैसे के लिए सुपारी ली थी और लेकर के रास्ते से हटा दिया था। शायद अगर वो रिकॉर्ड नहीं होता वहाँ पे होटल में तो फिर वहाँ से वो लोग पकड़े नहीं जाते। लेकिन पुलिस जो है वो तो चाहे किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से, कातिल कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना घटना को अंजाम दे, पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है और उसको पकड़ ही लेती है। और जैसे पुलिस पकड़ती है तो फिर सारा खुलासा होता है। परिवार वालों को जब ये बात पता चलती है कि अब उसके बेटे ने ही अपनी ही पत्नी का मर्डर करवाने की कोशिश की तो सभी लोग सन्न रह जाते हैं। फिलहाल जो महिला है वो खतरे से बाहर अभी है, लेकिन माफी कीजिएगा, अभी जो चारों अपराधी वो और हेमंत, ये पांचों लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। फिलहाल जो उनकी सजा है वो तो अभी कोर्ट तय करेगा, क्योंकि मामला अभी 25 तारीख का ही है, तो अभी तो कोर्ट में सुनवाई होगी, पेशी होगी, उसके बाद कोर्ट सजा तय करेगा। लेकिन अगर एक रिश्ता अगर चल नहीं पा रहा है तो या तो आप तलाक ले लें या तो फिर उसको रिश्ते को वहीं पर ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी की जान लेकर ही रिश्ते को ख़त्म किया जाए। मैंने आपको एक कहानी कल भी सुनाई थी जिसमें जिसमें सेम ऐसा ही होता है कि पति पत्नी की ऐसी ही हत्या होती है, लेकिन वहाँ पर भी जो पत्नी थी अपने पति की हत्या करवाती है। अब बहुत सारे ऐसे राज हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंदर दफन हो जाते हैं। फिलहाल जो पुलिस है अपनी कार्रवाई पे जुटी हुई है। महिला है वो हॉस्पिटल में से बाहर आ गई है और अपने मायके में अपने माता और पिता के साथ अभी उस इलाज चल रहा है उसका और वहीं पर पड़ी हुई है। लेकिन फिलहाल जो महिला है शायद अगर वो चीखती नहीं, चिल्लाती नहीं और आस पड़ोस के लोग अगर वहाँ पे पहुँचते नहीं तो शायद आज वो इस दुनिया में नहीं होती। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपके हिसाब से उन दरिंदों को, उस वैसे दोस्तों को जिन्होंने अपने दोस्त की पत्नी को मारने की सुपारी ले ली, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट में अपनी राय जरूर छोड़िएगा।
इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे भाई हैं, कुछ हमारी बहन है जिन्होंने कमेंट किया है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। साधना सिंह जी हैं, दिव्या सिंह जी हैं, शालिनी सिंह जी हैं, प्रीति मौर्य जी हैं, विजय कुमार जी हैं, रवि कुमार जी हैं, विजय शंकर यादव जी हैं, शिव शंकर कुमार जी हैं और नारायण शर्मा जी हैं, ये जालौन के रहने वाले हैं। संजय गुप्ता जी हैं, सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से। अनिल कुमार जी हैं, सऊदी से, ये रहने वाले आजमगढ़ के हैं और ये सऊदी से हमारे वीडियो देखते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। सुमन कुमारी जी हैं, सुनीता शेरावत जी हैं और विजय बहादुर सिंह जी हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ऐसे उम्मीद है कि अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। एक और हमारी बहन है जिनका नाम छूट गया है, किरण कुमारी जी। इनकी एक आईडी है, उसी आईडी से हमें मैसेज करती है, तो आप अपनी आईडी के नाम के साथ कमेंट किया करिए। इनका बस एक ही मैसेज आता है, नमस्कार भाई। तो आपको तहे दिल से नमस्कार कि आप इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आप लोग सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद है कि ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे आप लोग। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।